आज की तारीख है 26 दिसंबर 2025। आज हमारे सामने यूपीएससी की तैयारी से जुड़ा एक कह सकते हैं बड़ा ही दिलचस्प चैलेंज है। हमारे पास 5 अलग अलग खबरों पर बने 5 एमसीक्यूज हैं। अब देखिए, ऊपर से तो ये सब अलग लगते हैं। कोई समुद्र के अंदर की माइनिंग पर है, तो कोई सिख इतिहास पर, कोई इकोनॉमी, कोई पॉलिटिक्स पर। हाँ, लेकिन आज हमारी कोशिश इन सवालों के सिर्फ सही जवाब ढूंढने की नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि यूपीएससी इन अलग अलग डॉट्स को कैसे जोड़ता है। बिल्कुल सही कहा। ये एक तरह से रिवर्स इंजीनियरिंग है। रिवर्स इंजीनियरिंग, हाँ। हम अखबार की एक खबर से सवाल तक का सफर तय करेंगे। हमारा मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि कौन सा ऑप्शन सही है, बल्कि ये समझाना है कि बाकी 3 ऑप्शन गलत क्यों हैं। यही तो असली बात है। क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स क्रैक करने का असली खेल वो एलिमिनेशन में ही छुपा है। तो चलिए इस पहेली के टुकड़ों को एक एक करके जोड़ते हैं। चलिए तो गोता लगाते हैं। पहला सवाल हमें सीधे ले जाता है गहरे समुद्र में और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। हाँ, दोनों में। ये दुर्लभ पृथ्वी तत्वों यानी रेयर अर्थ एलिमेंट्स और डीप सी माइनिंग के बारे में है। सवाल यह है कि 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमें बताना है कौन से सही हैं। ठीक है। जापान चीन पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी ईईजेड के अंदर रेयर अर्थ मड की टेस्टिंग माइनिंग की तैयारी कर रहा है। ओके। दूसरा स्टेटमेंट है इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी आईएसए के पास किसी देश के ईईजी के अंदर होने वाली माइनिंग पर पूरा अधिकार होता है। ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, ये इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी और पवन चक्कियों मतलब विंड टर्बाइन्स बनाने के लिए बहुत जरूरी हैं। ये एक क्लासिक यूपीएससी सवाल है। इसमें करंट अफेयर्स है, ज्योग्राफी है, इंटरनेशनल लॉ भी है और इकोनॉमी तो है ही। बिल्कुल। चलिए इसे खोलते हैं। देखिए, पहला और तीसरा स्टेटमेंट वो एक ही कहानी के 2 हिस्से हैं। अच्छा, कैसे? जापान ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि जैसा कि तीसरे स्टेटमेंट में कहा गया है, ये तत्व इलेक्ट्रिक गाड़ियों और ग्रीन एनर्जी के लिए बेहद जरूरी है और आज की तारीख में इनकी सप्लाई पर चीन का दबदबा है। एग्जैक्टली। तो कोई भी देश, खासकर जापान जैसी तकनीकी शक्ति, अपनी सप्लाई चेन को सुरक्षित करना चाहेगा। स्रोत भी यही कहता है कि जापान अपने मिनामिजुरी द्वीप के पास ये परीक्षण कर रहा है। तो स्टेटमेंट 1 और 3 दोनों ही सही हैं और आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये तो समझ आता है, सप्लाई चेन की जियोपॉलिटिक्स। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट जो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के बारे में, वो थोड़ा पेचीदा लगता है। और यूपीएससी इसी कंफ्यूजन का फायदा उठाता है। हाँ। यहाँ एक बहुत साफ लाइन खींची गई है जिसे समझना जरूरी है। देखिए, समंदर को कानूनी तौर पर अलग अलग जोन में बांटा गया है। किसी भी देश की तट रेखा से 200 नॉटिकल मील तक उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। इजी। इस इलाके के सभी आर्थिक संसाधनों पर, चाहे वो मछली हो या समुद्र के नीचे दबे खनिज, उस देश का संप्रभु अधिकार होता है। अच्छा। इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी का अधिकार क्षेत्र इसके बाद शुरू होता है, जिसे दी एरिया कहते हैं। मतलब वो गहरा समुद्र जो किसी भी देश के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। तो आईएसआई किसी देश के ईईजी में दखल नहीं दे सकता? बिल्कुल नहीं। इसलिए दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो इसका मतलब ये सिर्फ एक फैक्ट का टेस्ट नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून की उसकी बुनियादी समझ का टेस्ट है। हाँ, यानी पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही, दूसरा गलत। तो सही जवाब हुआ ऑप्शन बी। इस सवाल से एक बड़ा सबक ये मिलता है कि जब भी कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन खबरों में हो तो उसका अधिकार क्षेत्र क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। एकदम। ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए एक हॉट टॉपिक है। संसाधनों पर कब्जे की ये होड़ भविष्य में और बढ़ने वाली है। समुद्र की गहराइयों से निकलकर अब हम भारतीय इतिहास के एक बहुत ही भावुक और महत्वपूर्ण पन्ने की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा सवाल वीर बाल दिवस से जुड़ा है, जो आज ही के दिन 26 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है। इसके बारे में 3 कथन है। ठीक है। यह साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह की शहादत की याद में मनाया जाता है। दूसरा, ये साहिबजादे 10वें सिख गुरु गोबिंद सिंह के पुत्र थे। और तीसरा, उन्हें इस्लाम कबूल करने से इनकार करने पर मुगल सेना ने मार दिया था। ये सवाल एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे सरकार द्वारा की गई कोई नई घोषणा या कोई नया दिवस वो इतिहास के सिलेबस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है, या करंट अफेयर्स सीधे तौर पर मध्यकालीन भारत के इतिहास से जुड़ रहा है। और स्रोत के अनुसार ये तीनों कथन पूरी तरह से सही है। हाँ, मुझे लगता है कि सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि ये कथन सही है, उस घटना को थोड़ा समझना जरूरी है ताकि ये याद रहे। क्या आप उस ऐतिहासिक संदर्भ के बारे में थोड़ा बता सकती हैं? जरूर।
ये सिख इतिहास की एक बेहद दर्दनाक लेकिन प्रेरणादायक घटना है। चमकौर के युद्ध के बाद गुरु गोबिंद सिंह जी का परिवार बिछड़ गया था। उनके 2 सबसे छोटे बेटे साहिबजादा जोरावर सिंह, जिनकी उम्र सिर्फ 9 साल थी, सिर्फ 9 साल, और साहिबजादा फतेह सिंह, जो महज 7 साल के थे, अपनी दादी माता गुजरी जी के साथ थे। उन्हें सरहिंद के मुगल गवर्नर वजीर खान ने गिरफ्तार कर लिया। हाँ, उन मासूम बच्चों पर अपना धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल करने के लिए दबाव डाला गया, लेकिन उन्होंने बड़ी बहादुरी से इनकार कर दिया। और इसी इनकार की सजा के तौर पर उन्हें जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया। ये असाधारण साहस और अपने धर्म के प्रति अटूट निष्ठा का प्रतीक है। तो हाँ, ये तीनों ही कथन ऐतिहासिक रूप से बिल्कुल सटीक हैं। तो इसका उत्तर डी होगा, यानी तीनों कथन सही हैं। ये बात फिर से साबित होती है कि यूपीएससी की तैयारी में आंखें और कान खुले रखना कितना जरूरी है। कोई भी सरकारी घोषणा, कोई नया दिवस, ये सब इतिहास की किताबों के उन हिस्सों को फिर से जिंदा कर देते हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ तारीखें रटना नहीं है, बल्कि उन घटनाओं के पीछे की कहानी और उनके आज के महत्व को समझना है। इतिहास हमारी पहचान बनाता है, लेकिन अर्थव्यवस्था हमारी रोजमर्रा की जिंदगी चलाती है। तो चलिए अपने तीसरे सवाल पर आते हैं, जो भारत की अर्थव्यवस्था की नब्ज यानी मौद्रिक नीति और महंगाई से जुड़ा है। ओके, सवाल मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी के बारे में है। 3 स्टेटमेंट है। पहला, आरबीआई को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई वाली महंगाई को 4% पर रखने का काम दिया गया है, जिसमें 2% ऊपर या नीचे जाने की गुंजाइश है। इकोनॉमी के सेक्शन में ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे सवाल आना लगभग तय होता है। पहला स्टेटमेंट, ये भारत के मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क का आधार है। फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग है ना? बिल्कुल। ये सही है कि आरबीआई का आधिकारिक लक्ष्य 4% महंगाई है, लेकिन उसे 2% से 6% के बीच रखने की छूट दी गई है। ये तो हर एस्पिरेंट को पता होना चाहिए। तो पहला कथन सही है। ठीक है, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट, जो ग्रोथ और महंगाई के बीच एक उल्टे रिश्ते की बात कर रहा है, वो थोड़ा ज्यादा विश्लेषणात्मक है। और यही कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का टेस्ट है। स्रोत में भी इसका जिक्र है और ये एक स्थापित आर्थिक सिद्धांत भी है। सोचिए, जब महंगाई ज्यादा होती है तो आरबीआई उसे काबू में करने के लिए क्या करता है? ब्याज दरें बढ़ाता है, रेपो रेट बढ़ाता है। सही। जब ब्याज दरें बढ़ती हैं तो लोन महंगे हो जाते हैं, लोग और कंपनियां कम खर्च करते हैं, कम निवेश करते हैं। इससे अर्थव्यवस्था में डिमांड थोड़ी कम होती है और विकास की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। तो ये कहना कि महंगाई को लक्ष्य पर लाने की कोशिश में ग्रोथ थोड़ी धीमी हो सकती है, बिल्कुल सही है। तो अब तक पहला और दूसरा दोनों सही हैं। अब आता है तीसरा स्टेटमेंट, जो कि एक नंबर पर आधारित है, और मुझे लगता है कि यहीं पर खेल होता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये एक क्लासिक डेटा ट्रैप है। अच्छा। यूपीएससी आपकी कंसेप्चुअल समझ को परखने के बाद आपकी पढ़ने की क्षमता और बारीकियों पर ध्यान देने की आदत को परखता है। स्रोत में साफ साफ लिखा है कि अगले वित्तीय वर्ष FY26 के लिए सीपीआई महंगाई का अनुमान 4.2% है, ना कि 6% से ज्यादा। ओ, तो ये तो सीधा सीधा गलत है। हाँ, एक एस्पिरेंट जो जल्दी में है वो महंगाई और अनुमान जैसे शब्द देखकर इसे सही मान सकता है, लेकिन असली परीक्षा उस नंबर को ध्यान से पढ़ने की थी। ये सिर्फ इकोनॉमिक टेस्ट नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल टेस्ट है। वाह, तो मतलब जवाब हुआ बी, यानी केवल 1 और 2 सही हैं। तो सबक यह है कि हेडलाइन और कॉन्सेप्ट समझने के बाद आर्टिकल में दिए गए छोटे छोटे आंकड़ों को नजरअंदाज नहीं करना है। एकदम। जीएस पेपर 3 में ये भारतीय अर्थव्यवस्था का कोर टॉपिक है। अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने की बात तो हो गई, लेकिन सिस्टम के अंदर बैठे लोगों को नियंत्रित करने वाले कानूनों का क्या? हमारा चौथा सवाल हमें राजव्यवस्था और शासन यानी पॉलिटी और गवर्नेंस की दुनिया में ले जाता है। सवाल भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम PCA 1988 के तहत लोक सेवक या पब्लिक सर्वेंट की परिभाषा के बारे में है। 3 कथन है। पहला, PCA के तहत लोक सेवक की परिभाषा इंडियन पीनल कोड IPC की धारा 21 में दी गई परिभाषा से ज्यादा व्यापक है। ठीक है। सरकारी मदद पाने वाली सहकारी समितियों के पदाधिकारी भी PCA के तहत लोक सेवक माने जाते हैं। ओके। यूनिवर्सिटियों की अकादमिक स्वायत्तता की रक्षा के लिए उनके कर्मचारियों को इस परिभाषा से सख्ती से बाहर रखा गया है। ये कानून की बारीकियों पर आधारित एक बेहतरीन सवाल है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की बुनियाद ही इस बात पर टिकी है कि आप किसे लोक सेवक मानते हैं। पहला कथन ये बिल्कुल सही है।
आईपीसी की परिभाषा थोड़ी पुरानी और सीमित थी। तो पीसीएम इसे और व्यापक बनाया गया। हाँ, जानबूझकर, ताकि कोई भी व्यक्ति जो किसी भी रूप में पब्लिक ड्यूटी कर रहा है वो इसके दायरे से बच ना पाए। ठीक है, तो पहला कथन सही है। अब दूसरे कथन का क्या, जो सहकारी समितियों की बात करता है? ये थोड़ा अप्रत्याशित लगता है। और यहीं पर पीसीए की व्यापकता सामने आती है। स्रोत में दी गई लिस्ट में साफ तौर पर लिखा है कि सरकार से वित्तीय सहायता पाने वाली किसी भी रजिस्टर्ड सहकारी समिति के पदाधिकारी लोक सेवक की श्रेणी में आएंगे। मतलब जहां भी जनता का पैसा लगा है वहां जवाबदेही तय हो, चाहे वो सीधे तौर पर सरकारी विभाग हो या ना हो। तो दूसरा कथन भी सही है। अब आता है तीसरा कथन, और इसमें एक शब्द है जो मेरे लिए हमेशा एक रेड फ्लैग की तरह होता है, सख्ती से बाहर रखा गया। स्ट्रिक्टली एक्सक्लूडेड। हाँ, यूपीएससी में ऐसे जो एक्सट्रीम शब्द होते हैं वो अक्सर गलत स्टेटमेंट की निशानी होते हैं। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ओनली, ऑल, नन, स्ट्रिक्टली एक्सक्लूडेड जैसे शब्द आपको हमेशा सावधान करने चाहिए। तो ये गलत है। हाँ, स्रोत में साफ लिखा है कि विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर और वेतन पाने वाले अन्य कर्मचारी इस परिभाषा में शामिल हैं। तो ये कहना कि उन्हें सख्ती से बाहर रखा गया है सरासर गलत है। तो इसका मतलब जवाब ए हुआ, केवल 1 और 2। ये जीएस पेपर 2 में शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए बहुत ही प्रासंगिक विषय है। सही कहा। कानून की भाषा बहुत सटीक होती है और यूपीएससी उसी सटीकता को परखता है। हमने व्यक्तिगत अधिकारियों को नियंत्रित करने वाले कानूनों की बात की, लेकिन अब उस प्रक्रिया की बात करते हैं जो हमारे पूरे लोकतंत्र की संरचना को तय करती है। हमारा आखिरी और शायद आज का सबसे ज्यादा चर्चित सवाल, परिसीमन और जनगणना पर। हाँ, इसके 3 कथन हैं। पहला, आने वाली जनगणना भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी। ये सवाल भारत के संघीय ढांचे और उसकी भविष्य की राजनीति की दिशा तय करने वाले मुद्दों से जुड़ा है। पहला कथन ये एक सीधा सा तथ्य है। हाँ, ये तो खबरों में था। स्रोत में इसका साफ उल्लेख है कि यह देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी। तो पहला कथन सही है। और दूसरा कथन जो लोकसभा सीटों पर लगी रोक के बारे में है, ये तो पॉलिटी की किताबों का एक स्टैंडर्ड फैक्ट है। हाँ, ये एक संवैधानिक तथ्य है। 84 में संविधान संशोधन 2001 के जरिए इसे तय किया गया था। लोकसभा सीटों की कुल संख्या को 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने तक फ्रीज कर दिया गया है। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। बिल्कुल। अब आते हैं सबसे अहम और विवादास्पद हिस्से पर, तीसरा कथन। यही तो वो बात है जिस पर आजकल इतना बड़ा उत्तर बनाम दक्षिण का विवाद चल रहा है ना। एग्जैक्टली, आपने बहस के केंद्र को पकड़ लिया है। और तीसरा कथन इस बहस को पूरी तरह से उल्टा पेश करता है। उल्टा कैसे? स्रोत में ठीक इसके विपरीत लिखा है। वहां साफ कहा गया है कि परिसीमन का आधार अकेले जनसंख्या रहा है और यही दक्षिणी राज्यों की चिंता का कारण है। अच्छा, अगर सिर्फ आबादी के आधार पर सीटें तय हुई तो उत्तर भारत के ज्यादा आबादी वाले राज्यों को लोकसभा में ज्यादा सीटें मिलेंगी। तो ये कहना कि परिसीमन क्षेत्रफल पर आधारित होगा, जनसंख्या पर नहीं, पूरी तरह से गलत है। ये सवाल दिखाता है कि एक एस्पिरेंट को न सिर्फ संवैधानिक प्रावधानों को जानना है, बल्कि उन प्रावधानों से पैदा होने वाली राजनीतिक और सामाजिक बहसों पर भी गहरी नजर रखनी है। बिल्कुल, ये तथ्यों को वर्तमान के संदर्भ से जोड़ने की क्षमता का परीक्षण है। तो आज हमने इन 5 सवालों के जरिए एक पूरा चक्कर लगाया, समुद्र के नीचे के खनिजों की भू राजनीति से लेकर इतिहास के पन्नों, अर्थव्यवस्था की चाल और हमारे लोकतंत्र के भविष्य तक। एक बात तो साफ है। हाँ, और वो बात ये है कि यूपीएससी की तैयारी किसी एक विषय को अलग थलग पढ़ने का नाम नहीं है। सही। ये अलग अलग विषयों के बीच के पुल को पहचानने का नाम है। आज की चर्चा से ये स्पष्ट है कि सिर्फ जानकारी होना काफी नहीं है। उस जानकारी के पीछे के क्यों को समझना, गलत विकल्पों की भाषा को पकड़ना और हर खबर को सिलेबस के बड़े फ्रेमवर्क में फिट करके देखना, यही असली कुंजी है। बिल्कुल सही। और इसी सोच के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन हमेशा की तरह हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं। और आज का सवाल हमारे आखिरी टॉपिक से ही जुड़ा है। इन स्रोतों के आधार पर यह सोचने योग्य है कि भविष्य में जब परिसीमन होगा तो क्या जनसंख्या ही एकमात्र आधार बनी रहनी चाहिए, या फिर भारत के संघीय ढांचे में एक बेहतर संतुलन बनाने के लिए राज्यों के विकास, उनके क्षेत्रफल या देश के राजस्व में उनके योगदान जैसे दूसरे मायारों मतलब क्राइटेरिया पर भी विचार किया जाना चाहिए। इस पर जरूर सोचेगा।